सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन डिस्कशन करने के बाद अब हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि हमने अभी तक डिस्कस कर क्या लिया है और अभी तक हम आगे किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो देखिए, ये हमने आपको जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन जो हमने आपको पहले भी बताया था, उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने सेक्शन 28 के अंदर जो है व्हाट आर द डिफरेंट इनकम्स, चाहे वो 28 सब सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, उसके अंदर जितने भी इनकम्स थी विच आर टू बी चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, ये हमने डिस्कस कर लिया। देन सेक्शन 29, what is the format for the calculation and what are the different deductions and allowances which are to be allowed, that we have also discussed. फिर उसके बाद हम सेक्शन 30 में चले गए थे बिल्डिंग्स में, जैसे रेंट, रेट, टैक्सेस वगैरह। फिर हमने प्लांट, मशीनरी एंड फर्नीचर रिपेयर्स वगैरह जो है सेक्शन 31 में डिस्कस कर लिया कि कितना अमाउंट जो है, क्योंकि इनकम हमारी यहां खत्म हो जाती है और इनकम खत्म होने के बाद अब हमारा जो डिडक्शंस हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। और डिडक्शंस में हमने आप कहा था कि जो आपसे हमने शेयर किया था ये था जी आपका कि जो मास्टर चार्ट था कंप्यूटेशन के लिए, इनकम स्पेसिफिकली चार्जेबल एज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन सेक्शन 28, 41 हमने आपसे कहा था डीम्ड प्रॉफिट्स बीच बीच में आपके सामने आता रहेगा। फिर ये तो इनकम्स हमारी खत्म हो गई थी, फिर हम एक्सपेंडिचर की तरफ को मूव कर गए थे जिसमें हमारा स्पेसिफिक डिडक्शंस अंडर सेक्शन 32, 36 की तरफ हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारे पास जो स्पेसिफिक डिडक्शंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। फिर हम चलेंगे जनरल डिडक्शन की तरफ को, ये हमारा फॉर्मेट था। तो उसके बाद हम सेक्शन 32 जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने रेड में भी लिखा है उस टाइम भी मैंने आपको बताया था, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया, जिसका कि एक पूरा चैप्टर होता है डेप्रिसिएशन का, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, क्योंकि हर न्यूमेरिकल में आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा। फिर हमने डेप्रिसिएशन में न्यू प्लांट एंड मशीनरी, न्यू प्लांट और मशीनरी की बात करी थी। फिर उसके बाद 32 AD न्यू प्लांट और मशीनरी इन बैकवर्ड एरियाज में बात करी थी, क्योंकि यहां पे आपको जो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है वो हमने डिस्कस किया। और यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है लेकिन रेट डिफरेंट होता है जब वो बैकवर्ड क्लासेस में होता है। यहाँ पे आपके पास 15%, यहाँ 15 प्लस 20%, 35% तक जो है वो हम मूव कर जाते हैं। तो अब उसके बाद हमारी डिस्कशन जो है यहां तक कंप्लीट हो गई। अब हमारी डिस्कशन होगी 33AB और 33ABA के ऊपर, और फिर हमारे पास दोबारा से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सा कंसेप्ट है विच इज नोन एज साइंटिफिक रिसर्च। जैसा डेप्रिसिएशन है वैसा ही साइंटिफिक रिसर्च है, उसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने कहा है कि जो रेड वाले हैं वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जी, आज हम यहां से जो है आपकी डिस्कशन करेंगे, और वो जो डिस्कशन है हमारी वो सेक्शन 33AB के अंडर जो है वो डिस्कशन होगी। देखिए, दिस इज रिगार्डिंग द अमाउंट डिपोजिटेड इन टी, कॉफी एंड रबर डेवलपमेंट अकाउंट। आपको पता है कि ये जो डिडक्शन दी जा रही है ये इंडिया के द्वारा, क्योंकि टी में एक्सपोर्ट करते हैं हम, कॉफी एक्सपोर्ट करते हैं, रबर है, तो इसको हम और प्रमोट करें। इसको हम, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट जनरेट करने हैं, और एक्सपोर्ट जनरेट करने के लिए जो हमारे पास प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन हमें इंक्रीज करनी है। तो इनकम टैक्स एक्ट ने भी इसमें हेल्प करी है कि हम इसके एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने भी यहाँ पे डिडक्शंस दी है, दैट इज अमाउंट डिपोजिटेड इन टी, कॉफी एंड रबर डेवलपमेंट अकाउंट सेक्शन 33AB। तो इसके बारे में थ्योरेटिकली जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये एक चैप्टर है, मैं आपको सिर्फ ये नहीं है कि आप न्यूमेरिकल कर बैठे, मैं तो आपकी एक रोजी रोटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा हूं कि कल को अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है तो आपके पास उसका आंसर होना चाहिए, आप उसको अटेंड कर सकें। इसलिए वो नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन आपके दिमाग में उसकी डिटेल डिस्कशन हो जाएगी। एक बार आपके दिमाग में चला जाएगा तो उसके बाद आप उस टॉपिक के ऊपर जो है डिटेल में क्लाइंट के साथ डिस्कशन कर सकते हैं।
तो पहले क्वेश्चन आई होता है एलिजिबल एसएससी द पर्सन हु इज डूइंग ए बिजनेस। कौन सा बिजनेस कर रहे हैं जी? एसएससी कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब देखना, जरा ध्यान रखना, यहां ग्रोइंग एंड वर्ड है। देखो, अगर ग्रो होता तो कहां चला जाता? एग्रीकल्चर इनकम। अगर एग्रीकल्चर इनकम होता है एग्जाम्प्ट हो जाता। अगर मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लूं तो मैन्युफैक्चरिंग कहां चला जाता? सर, मैन्युफैक्चरिंग चला जाता प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो डेफिनेशन है बिजनेस की, वहां मैन्युफैक्चरिंग इज आल्सो द पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। तो ये अलग से होता तो वहां चला जाता। तो लेकिन अब यहां पे क्या है, जब दोनों काम करेगा, कोई एसएससी क्या कर रहा है? ग्रो भी कर रहा है और मैन्युफैक्चर भी कर रहा है, तो वो एलिजिबल होगा। जरा ध्यान रखना, इसलिए एंड को मैंने अंडरलाइन किया है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको माइंड में रखने पड़ते हैं। क्या कर रहे हैं वो? ग्रो एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, कॉफी और रबड़ प्लांट, और वो भी किस में? इंडिया में। फॉरेन में करेंगे तो नहीं मिलेगी। अब वो क्या कर रहे हैं कि डिपॉजिट। दूसरा हेडिंग क्या है हमारे पास? कंडीशंस फॉर क्लेमिंग ऑफ डिडक्शन। तो पहला क्या है? एलिजिबल एसएससी द पर्सन हु इज कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, दोनों होने चाहिए। फिर क्या कर रहा है? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब इसका मतलब क्या हुआ? और बिफोर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ हिज इनकम। अब देखो, अब मैं आपसे अगर शेयर करूं तो कोई भी प्रीवियस ईयर जो वो 31 मार्च मान लीजिए 2019 को खत्म होता है, ठीक है। उसके 6 महीने के अंदर आपको क्या करना है? कुछ पैसा डिपॉजिट करना है, या बिफोर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ हिज इनकम। अब देखिए 31/3/2019 से अगर मैं 6 महीने कैलकुलेट करूं तो क्या होगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। लो जी, सितंबर आ गया। और जो इनकम टैक्स रिटर्न की डेट जो होती है वो भी हमारे पास 31 जुलाई या कई बार अगस्त सितंबर तक चली जाती है। जैसे इस बार जो है वो तो दिसंबर तक चली गई कोविड की वजह से। तो अगर मैं इंडिविजुअल का केस भी ले रहा हूं, अगर मैं कंपनी ले रहा हूं तो उसकी डेट जो है सितंबर ही होती है। तो बताइए, सितंबर और सितंबर दोनों जो है वो क्लैश कर गई। अब अगर दोनों क्लैश कर गई हैं, इसका मतलब है कई बार इसकी रेलेवेंस नहीं होती 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। थ्योरेटिकली ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपका प्रीवियस ईयर खत्म हो रहा है उसके 6 महीने के अंदर, या जब आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, रिटर्न फाइल करने से पहले, इन दोनों में से जो डेट पहले होगी, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है जी, टाइम पीरियड पता लग गया। एसएससी डिपॉजिट इन ए स्पेशल अकाउंट। अब एसएससी के द्वारा कुछ पैसा जो है वो स्पेशल अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जा रहा है। कब किया जा रहा है? प्रीवियस ईयर के एंड होने के 6 महीने के अंदर अंदर या रिटर्न फाइल करने से पहले। एसएससी डिपॉजिट इन ए स्पेशल अकाउंट, और वो कौन सा अकाउंट होगा स्पेशल, ये बता देता हूं। एनी अमाउंट और अमाउंट्स इन एन अकाउंट विद नबार्ड। नबार्ड का नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यानी कि अगर आपने नबार्ड के पास अपना एक अकाउंट, स्पेशल अकाउंट खोला गया है, उसके अंदर अगर आप पैसा डिपॉजिट कर देते हैं तो कौन सा? एनी अमाउंट्स इन एन अकाउंट विद नबार्ड इन अकॉर्डेंस विद एंड फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिफाइड इन स्कीम। मतलब मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई स्कीम है, उस स्कीम के अंडर अगर नबार्ड में आपने को अकाउंट ओपन कर रखा है और उस अकाउंट में आपने प्रीवियस ईयर एंड होने के 6 महीने या रिटर्न फाइल करने से पहले जो डेट पहली होगी उसके अंदर अगर आपने अकाउंट में कुछ पैसा डिपॉजिट कर दिया, एनी अमाउंट और अमाउंट्स डिपॉजिट कर दिया। और दूसरा, एनी अमाउंट और अमाउंट्स इन एन अकाउंट, कौन सा? टी, कॉफी एंड डेवलपमेंट अकाउंट। या तो आपने टी डेवलपमेंट अकाउंट या कॉफी डेवलपमेंट अकाउंट या रबर डेवलपमेंट अकाउंट ओपन कर रखा है। ठीक है। अच्छा, अगर इसमें आपने पैसा डिपॉजिट कर दिया, राइट, अब क्लियर होगी जी बात। अकाउंट ओपन करिए नबार्ड में और उस स्कीम के अंदर जो है पैसा डिपॉजिट कर दीजिए, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेशल अकाउंट बोलेंगे। और स्पेशल अकाउंट कौन सा होगा? या तो टी, कॉफी एंड रबर डेवलपमेंट अकाउंट हो गया, या नबार्ड के अंदर जो है आपने स्कीम के अकॉर्डिंगली कोई अकाउंट ओपन करके उसमें पैसा डिपॉजिट कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है कि ये दूसरी कंडीशन होगी, ऑडिट। अमाउंट ऑफ सच बिजनेस फॉर द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर हैज बीन ऑडिटेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, होना चाहिए। तो अब क्या है कि कितने की डिडक्शन मिलेगी, तो मैं आपको बता देता हूं। जितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया इस अकाउंट में, अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट सो डिपॉजिटेड, मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए जो है डिपॉजिट कर दिया, तो एक फिगर मेरे पास क्या आ गई? 10 लाख रुपीस। दूसरा है 40% ऑफ प्रॉफिट ऑफ सच बिजनेस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
profits of such business under the heading of the profit and gains from business profession before making any deduction under this section. और दूसरा मान लीजिए कि उस बिजनेस का एक रफ अमाउंट ले रहा हूं, रफ इनकम, रफ प्रॉफिट ले रहा हूं। मान लीजिए उसका जो रफ प्रॉफिट है वो 30 लाख रुपए है। ठीक है जी, 30 लाख का 40% जो है इंटू 40% कितना हो गया जी? 12 लाख रुपए। ये लो जी 12 लाख रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस डिडक्शन देने से पहले अगर मैं डिडक्शन दे दूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 18 लाख। और कई स्टूडेंट क्या करते हैं? 18 लाख का 40% कैलकुलेट करते हैं। नहीं करना है। बिफोर मेकिंग एनी डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंडर बिना डिडक्शन दिए हुए जो आपके पास रफ एक तरह से प्रॉफिट आता है उसका 40% आपने लेना है। ठीक है जी। तो डिडक्शन इज गिवन बिफोर सेलिंग ऑफ द फॉरवर्ड बिजनेस। तो इन दोनों में से जो लीस्ट अमाउंट होगा दैट अमाउंट वुड बी ट्रीटेड। तो दोनों में से या तो ये होगा या ये होगा। तो अब देखिए इसमें से आपने क्या किया? 10 लाख रुपए और ये कितना हो गया? 12 लाख रुपए। तो यहां पे आपको कितने का मिलेगा? सिर्फ 10 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी। ये बात क्लियर होगी? या तो ये होगा या ये होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है? When can the deposit be withdrawn and how should it be utilized? मान लीजिए आपने पैसा जो है वो स्पेशल अकाउंट में डिपॉजिट कर रखा है, लेकिन अब आपने उसको विड्रॉ कर लिया। ठीक है, अगर आपने विड्रॉ कर लिया और फिर उसका यूटिलाइजेशन कर दिया तो क्या होगा? अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द एसएससी इन द स्पेशल अकाउंट और टी कॉफी एंड रबर अकाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द फॉलोइंग पर्पजेस। ओके, अब किस पर्पज के लिए इसको निकाला जा सकता है वो पहले डिस्कस करते हैं। व्हेन कैन द अमाउंट बी विड्रॉन, सर्कमस्टांस है, और प्रोविजन रिगार्डिंग यूटिलाइजेशन ऑफ द अमाउंट विड्रॉन। तो उसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। फॉर पर्पज स्पेसिफाइड इन द स्कीम ऑफ द डिपॉजिट स्कीम। अब मान लीजिए कि उसमें स्पेसिफाइड स्कीम है कि आप जो है वो ग्रो कर सकते हैं, टी प्लांटेशन के ऊपर लगा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी के ऊपर लगा सकते हैं। अगर कोई स्पेशल पर्पज के लिए आपकी स्कीम के अंदर जो है उस पैसे को विड्रॉ करके अगर आप खर्च कर देते हैं तो उस केस में डिडक्शन आपको मिलेगी। व्हेन कैन द अमाउंट बी विड्रॉन, इस पर्पज के लिए अगर आपने कर दिया तो अमाउंट, लेकिन आपने क्या किया? अगर आपने पैसा निकाल लिया लेकिन उसको अगर यूटिलाइज नहीं किया जिस पर्पज के लिए, तो फिर वो जो आपको मैंने डीम्ड प्रॉफिट सेक्शन 28 के बाद बताया था वहां वो क्या हो जाएगा? डीम्ड प्रॉफिट मान लीजिए। अब जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए जो है वो स्कीम में डिपॉजिट किया था और वो विड्रॉ कर लिया कि उस पैसे को खर्च किया जाएगा फॉर द ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टी, लेकिन उसमें से आपने सिर्फ 7 लाख रुपए खर्च किए, 3 लाख रुपए आप प्रीवियस ईयर में खर्च नहीं कर पाए। तो 7 लाख रुपए की तो अलाउबल डिडक्शन होगी, लेकिन 3 लाख रुपए जिसकी आपने पहले ऑलरेडी डिडक्शन ले रखी है वो अब उस ईयर में जो है वो डीम्ड प्रॉफिट माना जाएगा। दैट वुड बी डीम्ड प्रॉफिट एंड टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। राइट। दूसरा है ऑन क्लोजर ऑफ बिजनेस। क्लोजर ऑफ बिजनेस के ऊपर अगर आपने पैसा विड्रॉ कर लिया तो डिडक्शन कंटिन्यू रहेगी, लेकिन अगर आपने बिजनेस को क्लोज नहीं किया और पैसा एज इट इज वैसे निकाल लिया तो फिर वो डीम्ड प्रॉफिट में चला जाएगा। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म बिल्कुल डिडक्शन मिल जाएगी आपको। ऑन डेथ ऑफ द एसएससी डिडक्शन मिलेगी। पार्टीशन ऑफ द हिंदू वैन बिल्कुल मिलेगी। ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी बिल्कुल मिलेगी, लेकिन ये डीम्ड प्रॉफिट होंगे अगर ऐसा आप नहीं कर पाओगे। क्लियर है जी यहां तक बात? तो इसका मतलब है कि अभी तक हमने क्या किया? कौन एसएससी एलिजिबल एसएससी है, कहां पैसा डिपॉजिट करना है डिडक्शन लेने के लिए, ऑडिट होना चाहिए और डिडक्शन का कितना अमाउंट जो है वो अलाउ होगा। लेकिन उसके बाद अगर उस पैसे को विड्रॉ करके आपने पर्पज के लिए यूटिलाइज नहीं किया तो वो उल्टा डीम्ड प्रॉफिट माना जाएगा, यानी कि अब वो डीम्ड इनकम और प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में जो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद हम इसी सेक्शन में आगे बढ़ते हैं कि व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड। ये जो पैसा हमने स्पेशल अकाउंट में डिपॉजिट कर रखा है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस भी हैं? बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस हैं, और वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? द अमाउंट डिपॉजिटेड शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द परचेज ऑफ द फॉलोइंग। अगर करोगे तो फिर डीम प्रॉफिट हो जाएगा, तो डिडक्शन विड्रॉ हो जाएगी। एनी मशीनरी और प्लांट इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रीमाइसेस। भाई मशीनरी और प्लांट ऑफिस में थोड़ी लगता है, फैक्ट्री में लगेगा ना, या रेजिडेंशियल हाउस में लगेगा, या गेस्ट हाउस में अगर आप कर रहे हैं
तो फिर वो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। एनी ऑफिस अप्लायंसेस के ऊपर पैसा आपने खर्च कर दिया, लेकिन कंप्यूटर के ऊपर जो है अलाउड है, और ऑफिस अप्लायंसेस, प्रिंटर है, ये है, वो नहीं मिलेगा। एनी प्लांट एंड मशीनरी हुज फुल एक्चुअल कॉस्ट हैज बीन अलाउड एज ए डिडक्शन। अब मान लीजिए कि अभी तो क्या है कि 40% कर दिया है डेप्रिसिएशन। पहले क्या होता था कि कई जगह पे जो डिडक्शन थी वो 100% थी। अब मान लीजिए 10 लाख रुपए की एसेट आपने खरीदी है, 100% 10 लाख रुपए की आपको डेप्रिसिएशन मिल गया अंडर सेक्शन 32। अगर 32 में मिल गया, फिर 35 में क्या, 33A-B में क्या ढूंढ रहे हो? तो वो बात है, एनी प्लांट एंड मशीनरी हुज फुल एक्चुअल कॉस्ट हैज बीन अलाउड एज डिडक्शन। ऑलरेडी डिडक्शन दे रखी है तो वो भी नहीं होगा। एनी न्यू मशीनरी और प्लांट इफ installed in an industrial undertaking, and such installation is for the purpose of business of construction, manufacture or production of an article specified in the 11th schedule। अब आपने ये गवर्नमेंट यहां चेंज कर देते तो 11th शेड्यूल के अंडर अगर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उनके ऊपर अगर आप प्लांट एंड मशीनरी वगैरह इंस्टॉल करते हो तो भी आप कि जो आपने पैसा डिपॉजिट किया है उस डिपॉजिट को अगर आपने यहां पे खर्च किया तो डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। ओके, उसके बाद आता है हमारा ये, अगर जो पैसा आपने, जिससे आपने एक नई एसेट परचेज कर ली, या जिस पर्पज के लिए आपने पैसा विड्रॉ कर लिया, उस स्पेशल अकाउंट में जो पैसा था विड्रॉ कर लिया, और उसके बाद उससे आपने कोई एसेट एक्वायर कर ली है, तो अब चलते हैं हम डीम्ड प्रॉफिट। अब आप क्या कर रहे हैं? एनी एसेट इज एक्वायर्ड इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम और डिपॉजिट स्कीम। अब आपने क्या किया, जो पैसा डिपॉजिट किया था उस पैसे से आपने एक एसेट एक्वायर कर ली, ठीक है जी, स्कीम और डिपॉजिट स्कीम। अगर आपने उस एसेट को 8 साल के अंदर, जिस प्रीवियस ईयर में आपने उसको एक्वायर किया था, उस 8 साल के अंदर अगर आपने उसको बेच दिया या ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो जो आपने पैसा उस एसेट के ऊपर खर्च किया था जिसकी आपको डिडक्शन मिली थी वो डीम्ड प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि 2010 में आपने एक एसेट जो है वो एक्वायर करी, किसके अंडर करी? ये स्पेशल अकाउंट से पैसा विड्रॉ करके आपने कर दी, मान लीजिए 5 लाख रुपए में, ठीक है जी। अब 2010 के बाद मान लीजिए कि 2016 में आपने इस एसेट को ट्रांसफर कर दिया, सेल कर दिया, तो देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि 8 साल के अंदर। अरे 8 साल का वेट करना पड़ेगा आपको। अगर 8 साल के बाद अगर आप उसको सेल करते हो तो डीम्ड प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। अगर डीम्ड प्रॉफिट है तो कहां टैक्सेबल होगा? प्रॉफिट इन केस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के अंदर टैक्सेबल होगा। तो ये जो 5 लाख रुपए आपने जिसकी डिडक्शन ले रखी है ये आपका डीम्ड प्रॉफिट माना जाएगा। डिडक्शन आपकी विड्रॉ कर ली जाएगी और उसके बाद उसके ऊपर प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के डीम्ड प्रॉफिट के अंदर जो है उसके ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो कब तक वेट करना है? क्या बोलना है आपने अपने क्लाइंट को? भैया अगर आपने एसेट ले ली है तो 8 साल तक वेट कर, उसके बाद नहीं तो ये डीम्ड प्रॉफिट माना जाएगा। बस इतनी सी छोटी सी बात के लिए ये तो आप क्लाइंट से अपना फीस चार्ज करोगे। वो किसके लिए? जो नॉलेज आप गेन कर रहे हो। एंड इफ द सेल इज नॉट मेड टू द गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट को सेल करते हो और वो 8 साल की कंडीशन नहीं है तो डीम्ड प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन इफ सेल इज मेड टू द गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश अंडर सेंट्रल और स्टेट एक्ट और गवर्नमेंट कंपनी, तो फिर वो डीम्ड प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। एक्सटेंट ऑफ डीम्ड प्रॉफिट, सच पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट एज इज रिलेटेबल टू द डिडक्शन अलाउड अंडर दिस सेक्शन। देखिए अभी मैंने आपको क्या बात करी, यही करी ना। 5 लाख की, मान लो 5 लाख की जो है वो उसने 3 लाख में बेच दी, तो अब आप बोलोगे 3 लाख रुपए की इज द डीम्ड प्रॉफिट। नो, जितने की डिडक्शन आपने पहले ले रखी है उतना अमाउंट आपका डीम्ड प्रॉफिट माना जाएगा। यहां तक बात क्लियर होगी जी। तो ये था जी हमारा सेक्शन 33AB। अब आप बताइए कि सेक्शन 33AB के अंडर जो है वो सारा का सारा जो फोकस था वो हमारा क्या था जी? ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ये हम एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर आप टी, रबर और कॉफी डेवलपमेंट के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करके उसी की डेवलपमेंट के लिए अगर आप उसको लगाते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट ने भी उसकी हेल्प करी है आपकी। और हेल्प करने के बाद वो चाहते हैं कि हमारा ये जो इंडस्ट्री है वो ग्रो करे, तो इनकम टैक्स एक्ट में भी देखिए कितनी रिलैक्सेशन उसको प्रोवाइड कर रखी है। ओके जी, अब उसके बाद हम
आगे मूव करते हैं, दैट इज डिपॉजिट इन साइट रिस्टोरेशन फंड, राइट। और ये जो हमारा रिस्टोरेशन जो फंड की बात हमने आपसे की थी, साइट रिस्टोरेशन फंड, ये देखिए, ये मैं आपको पहले आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए जो है ना ये बता देता हूं। ये था जी हमारा टी, कॉफी और रबर, ये आ गया हमारा 33A के अंदर। तो सेक्शन 33A के अंदर जो है आपका था डिपॉजिट इन साइट रिस्टोरेशन फंड। ओके, ये जो हमारा पास है ये है क्योंकि हमें पेट्रोलियम पावर की कमी है, हमारे पास ऑयल की कमी है, उसको कैसे इंसेंटिवाइज किया जाए। जैसे हमारे पास पेट्रोलियम है, जैसे हमारे पास नेचुरल गैस है, तो वहां पे हम कैसे हेल्प कर सके, उसके लिए है डिपॉजिट इन साइट रिस्टोरेशन फंड में अगर आप पैसा डिपॉजिट करके उसी की डेवलपमेंट के लिए अगर आप लगाते हैं तो आपको सेक्शन 33A के अंडर जो है वो भी डिडक्शन मिलेगी। चलिए जी, अब हम इसकी भी हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डिडक्शंस। पहली बात क्या है कि विथ व्हाट टाइप ऑफ द बिजनेस, कौन सा एसएससी है जिसको ये डिडक्शन मिलेगी। द एसएससी कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ प्रोस्पेक्टिंग फॉर एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और बोथ। अब कौन सा बिजनेस कर रहा है, या तो उसको प्रोस्पेक्ट या उसको एक्सट्रैक्ट या उसका प्रोडक्शन। अगर ये इसके लिए आपने अगर तेल निकालने के लिए, नेचुरल गैस निकालने के लिए, अब देखिए ऐसा तो नहीं है, अब मान लीजिए कि ये आपके पास पहाड़ी है, आपको पता चल जाता है कि जी नेचुरल गैस है इसके अंदर, तो नेचुरल गैस है तो नहीं है कि पाइप डाल लीजिए और नेचुरल गैस निकल गई। क्या करना पड़ेगा, पहले उसको प्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको वहां साइट डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर जाकर के उसको रिफाइन करके रिफाइन में आपको जाके प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपके पास जो है वो पेट्रोल ना सामने आएगा, रिफाइनरीज में जाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। अगर कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है तो वो वाला एसएससी जो है डिपॉजिट इन साइट रिस्टोरेशन फंड के अंदर सेक्शन 33AB के अंदर जो है उसको डिडक्शन मिलेगी। प्लेस ऑफ बिजनेस, सच बिजनेस इज कैरिड आउट इन इंडिया, राइट। ओके, एग्रीमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द एसएससी इन रिलेशन टू सच बिजनेस। देखिए बहुत सारे ऐसे कुछ एक बिजनेसेस हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा अपने पर कंट्रोल में रखे गए हैं, इसके लिए वो लाइसेंस देती है। तो ये वाला जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वाला जो काम है वो भी गवर्नमेंट ने उसको अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। वही जो है वो एग्रीमेंट्स करते हैं पार्टीज के साथ। अगर कोई ऐसा बिजनेस करना चाहता है, जैसे अब रिलायंस पेट्रोलियम है, तो उसका भी क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जब अदरवाइज आपने देखा होगा कि बीपी है, एचपी है, ये सारी जो है वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं, पीएसयूज हैं, तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो कुछ काम जो है गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है। तो इसके लिए भी उसको एग्रीमेंट करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि मुझे प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ करेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब वॉर छिड़ती है तो सबसे पहला जो पेट्रोल है वो किसके पास जाना चाहिए, डिफेंस के पास जाना चाहिए। तो इस तरह से मतलब मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कई बातें मैं आपसे कर रहा हूं। उसके बाद है डिपॉजिट बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, द एसएससी डिपॉजिट। तो जो हमारा प्रीवियस ईयर है, जिस दिन वो एंड होने से पहले उसको एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। क्या, स्पेशल अकाउंट ओपन विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नेम्ड एज साइट रिस्टोरेशन फंड। एसबीआई के पास आप अपना स्पेशल अकाउंट खोल दीजिए या नेचुरल या साइट रिस्टोरेशन फंड के नाम से जो है वो एक आप अपना अकाउंट ओपन कर दीजिएगा और उसमें जो है आप पैसा डिपॉजिट कर दीजिएगा। क्या उसकी ऑडिट होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। सो अकाउंट्स ऑफ सच बिजनेस फॉर द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर हैव बीन ऑडिटेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है सेम पैटर्न है जो मैंने आपसे जो है टी, रबर, कॉफी के लिए बात करी थी, वो एक तरह से सेम ही पैटर्न के ऊपर हमारी डिस्कशन हो रही है। एक्सटेंट ऑफ डिडक्शन, वहां पे अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट सो डिपॉजिट, स्पेशल अकाउंट में एसबीआई का या साइड रिस्टोरेशन फंड में जितना पैसा उसने डिपॉजिट किया। दूसरा 20%, वहां 40% ऑफ प्रॉफिट था, यहां 20% इनटू प्रॉफिट्स ऑफ सच बिजनेस कंप्यूटेड अंडर प्रॉफिट एंड गेन्स इन बिजनेस प्रोफेशन बिफोर मेकिंग एनी डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मान लीजिए कि 1 लाख रुपए उसने यहां डिपॉजिट किया, अब उसके जो प्रॉफिट्स हैं मान लीजिए कि वो 8 लाख रुपए के प्रॉफिट्स हैं,
अब 8 लाख तो एक तरह से रफ प्रॉफिट्स हैं, अभी डिडक्शन नहीं दी है, तो 20% कितना हो गया, 1,60,000 रुपया हो गया। अब एक तरह से उसके प्रॉफिट कितने होंगे आफ्टर डिडक्शन, 6,40,000। तो कई स्टूडेंट 6,40,000 का 20% नहीं, ये जो है तभी बोला है मेकिंग एनी डिडक्शन दिस बिफोर, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी लेसर अमाउंट होगा दैट अमाउंट इज टू बी अलाउड हियर एज ए डिडक्शन। ओके, अब उसके बाद क्या होता है, विड्रॉल ऑफ द अमाउंट। अगर आपके पास जो ये पैसा है, अगर आप उसको क्या कर देते हैं, विड्रॉ कर देते हैं, तो अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ सेसी इन स्पेशल अकाउंट और साइट रिस्टोरेशन अकाउंट कैन बी विड्रॉन फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। वो भी मैंने आपको बताया था। एक कौन से पर्पस है, एक तो ये है कि विड्रॉन फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड इन द स्कीम। स्कीम के अंदर जहां जहां वो नोटिफाई है कि यहां यहां आप पैसा खर्च कर सकते हैं, वहां अगर आप पैसा खर्च कर देते हो तो डिडक्शन कंटिन्यू रहेगी। और रिलीज्ड बाय द एसबीआई ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है, नॉट ऑन क्लोजर ऑफ द अकाउंट। अब अगर एसबीआई के द्वारा जो अब बोला जाता है कि इस पर्पस के लिए जो है आपका जो पैसा जो है वो विड्रॉ होना चाहिए, तो उस केस में डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। लेकिन अमाउंट शुड नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन से, प्रॉफिट प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन रेजिडेंशियल हाउस। देखिए जी, यही बातें हमने कहां से की थी, आपको बोलो जी, कहां पे की थी आपसे बात, करी कहां से करी थी आपसे बात, टी रबर एंड कॉफी के बाद में कही थी। ये देखिए आप, एनी मशीनरी और प्लांट, ये देखिए सारी बातें यही हैं, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन रेजिडेंशियल हाउस और गेस्ट हाउस, उस पैसे से जो है अगर आपने यहां पैसा खर्च किया तो फिर डिडक्शन नहीं मिलेगी। ऑफिस अप्लायंसेज एक्सेप्ट कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर अलाउड है, बाकी नहीं है। एनी प्लांट एंड मशीनरी हुज फुल कॉस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन, ये भी मैंने आपको बताया सेक्शन 32 के अंदर। अगर कोई भी डिडक्शन आपको मिल रखी है एज ए डेप्रिसिएशन तो डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा कि पहले वहां भी मिलेगा और यहां भी आपको मिलेगा। न्यू मशीनरी एंड प्लांट इंस्टॉल्ड फॉर सेटिंग अप ए न्यू यूनिट टू प्रोड्यूस एन आर्टिकल इंक्लूडेड इन 11 शेड्यूल, यही बात मैंने आपको वहां से भी डिस्कस करी, ठीक है जी। अगर आपके जो अमाउंट आपने विड्रॉ किया, जो डिपॉजिट किया था, उसको विड्रॉ करने के बाद आपने इनके ऊपर आपने इसको यूटिलाइज नहीं करना है, नो। अगर आपने यूटिलाइज कर दिया तो फिर दिक्कत क्या हो जाएगी, आपका जो प्रॉफिट है वो डीम्ड प्रॉफिट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है जी। अच्छा, उसके बाद है हमारा डीम्ड प्रॉफिट। अब क्या हुआ, इन केस एन एसेट एक्वायर्ड अंडर दिस स्कीम इज सोल्ड ट्रांसफर बिफोर एक्सपायरी ऑफ 8 सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी कि सारे कंसेप्ट जो है वो कौन से होंगे, वही टी कॉफी के। तो मैं वही आपसे दोबारा से शेयर कर रहा हूं, ये डीम्ड प्रॉफिट। एनी एसेट इज एक्वायर्ड इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम है, और 8 साल के अंदर अगर आपने जो एक्वायर किया उसको अगर आपने ट्रांसफर कर दिया, और तीसरा सेल इज नॉट मेड टू द गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड अंडर सेंट्रल और स्टेट एक्ट और गवर्नमेंट कंपनी, तो उस केस में वो क्या बन जाएगा, डीम्ड प्रॉफिट बन जाएगा। और व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ डीम्ड प्रॉफिट, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी एसेट की कॉस्ट थी जिसके ऊपर आपने डिडक्शन ले रखी है, वही डिडक्शन जो है आपकी डीम्ड इनकम मानी जाएगी, ना कि जिसके ऊपर आपने उसको सेल कर रखा है। तो वही आप बातें जो है वहां पे रेपिटिशन था ये, इसलिए उस रेपिटिशन को मैंने अवॉइड करने के लिए आपको मैंने डीम्ड प्रॉफिट को एक ही वर्ड में लिख दिया है कि इन केस एन एसेट एक्वायर्ड अंडर दिस स्कीम इज सोल्ड ट्रांसफर बिफोर एक्सपायरी ऑफ 8 सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर्स, देन दैट वुड बी ट्रीटेड हियर एज अ डीम्ड प्रॉफिट। तो जो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि 2010 में आपने एसेट जो है वो 1 लाख रुपए में परचेज करी, तो क्या होगा जी, अगर 10 to 11, 11 to 12, 12 to 13, 13 to 14, 14 to 15, 15 to 16, 16 to 17, 17 to 18, यानी कि अब 2018 के बाद ही अगर आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो डीम्ड प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। अगर 8 साल के अंदर अगर आपने इसको ट्रांसफर कर दिया तो ये डीम्ड प्रॉफिट की डेफिनेशन में आ जाएगा और आपको दोबारा से इसके ऊपर डिडक्शन विड्रॉ हो जाएगी और आपको प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में ये दोबारा से टैक्सेबल हो जाएगा। तो अभी तक हमारा जो अब इस डिस्कशन करने के बाद अब हम दोबारा से हम अपने आप को चेक कर लेते हैं। तो अब हमने डेप्रिसिएशन,
new plant and machinery, new plant or machinery in backward areas, tea, coffee, rubber, site restoration fund. ये बातें हमने सारी डिस्कस कर ली हैं। तो ये सारी हमारी डिस्कशन किसके ऊपर हो रही है जी? अलाउएबल एक्सपेंसेस, जो कि एक्सपेंडिचर के ऊपर हो रही है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जैसे डेप्रिसिएशन था वैसे हमारा साइंटिफिक रिसर्च है, उसको भी अब हम डिटेल में आपको डिस्कस करेंगे और जो भी डाउट्स होंगे वो हम आपको क्लियर करेंगे। और इसमें भी अब हम आपको हम पावरफुल बनाएंगे कि साइंटिफिक रिसर्च अगर न्यूमेरिकल में आ जाते हैं तो उसके साथ आपको कैसे जो है वो फाइट करना है, जैसे डेप्रिसिएशन का आपको बताया। आई होप कि आप डेप्रिसिएशन की भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किसका होगा जी? साइंटिफिक रिसर्च की।